इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ गाज़ियाबाद के वसुंधरा इलाके में और मेरे साथ हैं यहाँ के ज़िले के संगठन मंत्री संजीव झा जी, जो कि एक बहुत ही उत्साही और कुशल यहाँ के नेतृत्व करने में सक्षम और एक लंबे अरसे से पार्टी की सेवा में रत यहाँ के मंत्री श्री हैं और मैं अपने चैनल पर उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो हमारे यूथ हैं और जो पार्टी और उसके कार्यक्रमों को आगे ले जाने में सक्षम हैं, ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन किया जाए, उनकी भावनाओं को जनता तक दूर तक पहुंचाया जाए। तो इसी क्रम में मैं आपसे थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहती हूँ कि कुछ शब्दों में बताइए कि आपको राजनीति में कैसे रुचि हुई। असल में मेरा परिवार, मतलब जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उस परिवार में ही समाज सेवा, और चूँकि बाबा हमारे फ्रीडम फाइटर थे और राष्ट्रवादिता और जिस प्रकार की आज की जो पृष्ठभूमि है जी, और उसमें युवाओं का कितना योगदान होना चाहिए, तो मुझे लगा कि नहीं, खुद आगे बढ़कर जो है, जो एक राजनीति को हम कहते हैं कि ये अलग चलने वाली अच्छे लोगों के लिए नहीं है, तो मैंने यही सोचा कि मुझे इसमें आना चाहिए। और मैं धीरे धीरे, मतलब संघ से शुरुआत हुई थी, मेरी शाखाओं से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इस ओर मैं बढ़ता गया, अच्छे लोगों से जुड़ता गया और राजनीति में आ गया। नहीं, पार्टियां तो कई थी, बीजेपी आपने क्यों चुनी? विचारधारा जी सारी की सारी जितनी भी लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। जी और हमारी पार्टी का जो पहला ही एक हम स्लोगन कह सकते हैं उसको कि मतलब नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट। जी तो मुझे उसी से, और दूसरी बात हमारे संस्थापक हुए, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, जब इनकी जीवनी पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, जिन महान पुण्य आत्माओं ने इतनी लग्न से, इतनी तपस्या से इस पार्टी को खड़ा किया, तो इस पार्टी में कुछ तो बात होगी। और क्योंकि मेरा सब पारिवारिक कोई था नहीं भारतीय जनता पार्टी से, परंतु मैं स्वयं बचपन से शाखा जाता था और जैसे जैसे जुड़ता गया तो मैं इन्हीं लोगों से जुड़ता गया और आनंद आने लगा इनके साथ। तो विचारधारा एक्चुअली मेन थी इसमें। जी संजीव जी, आप करीबन कितने वर्षों से इसमें जुड़े हुए हैं? 1998 मुझे याद है जी मैं इस पार्टी से जुड़ा था जी और बहुत ही कम उम्र का था मैं उस टाइम, 16-17 साल का था। और जैसे ही मेरा 18 वर्ष पूर्ण हुए तो मुझे पार्टी ने उस टाइम युवा मोर्चा में एक पद दिया और उस टाइम मैं मंत्री हुआ करता था युवा मोर्चा का मंडल में। जी। तो 2000 मतलब 20-22 साल हो गए मुझे इस पार्टी से जुड़े हुए। नहीं, तो ऐसी क्या भावना आपके अंदर पैदा हुई कि आप एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए आपने जॉब छोड़ दी और आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया पार्टी के लिए और उसके उद्देश्यों के लिए? जीवन समर्पित तो मतलब सच मायने में ये बहुत बड़ी आपने मेरे को मतलब बात कह दी। अभी जीवन समर्पित क्या नहीं है, पर अगर समर्पित हो पाए ये जीवन तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और जहाँ तक रही क्वालिफाइड होने की, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप अगर शुरू से देखेंगे तो इस पार्टी में जगह ही उन लोगों के लिए जो वेल क्वालिफाइड है, क्योंकि इनोवेशन और क्रिएटिविटी उन्हीं के पास होती है जो क्वालिफाइड है। तो इसलिए मतलब क्वालिफिकेशन तो मतलब मस्ट होती है इस पार्टी में आपको काम आगे बढ़ने के लिए। तो आपको जो मुख्य आपको दायित्व अभी तक दिए गए जो रिमार्केबल हैं, बताने योग्य हैं, वो क्या है? मैं 2003 में जिला उपाध्यक्ष बना दिल्ली जंगपुरा विधानसभा में। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं मंडल का अध्यक्ष महामंत्री बना। जी ये वसुंधरा मंडल है, इसमें वैशाली और वसुंधरा दोनों आता है। उसके बाद मैं वसुंधरा मंडल का स्वयं अध्यक्ष बना। और जैसे ही मेरा यह अध्यक्ष कार्यकाल, जिस कार्यकाल का भी बड़ा मतलब स्वर्णिम कार्यकाल हम लोग कहते हैं उस कार्यकाल को, क्योंकि ऐसा कार्यकाल बहुत कम लोगों को मिलता है जिसमें सारे चुनाव लड़वाने का आपको मौका मिले। जी। तो मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ कि हम लोग ने जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा, चाहे वो नगर निगम, चाहे वो विधानसभा, चाहे वो उपचुनाव, यहाँ तक कि स्नातक की तैयारियां भी हम लोगों ने, जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं उसकी भी तैयारियां मेरे कार्यकाल में हुई। तो मतलब एज अध्यक्ष मतलब इस मंडल के 8 पार्षदों को लड़वाने का मौका मिला, विधानसभा लड़ाने का मौका मिला, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब पूरा सीखने योग्य रहा फील्ड नॉलेज। और जैसे ही मेरा ये कार्यकाल खत्म हुआ तो मेरे कार्य को देखते हुए
और आप सभी जितने भी मतलब मेरे को देख रहे होंगे लोग, उन सभी को पता है कि मतलब मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मुझे तुरंत पार्टी ने महानगर मंत्री के रूप में जो है वो जिम्मेदारी दी और उसका मैं आज निर्वहन कर रहा हूँ। जो कोरोना काल में आपने, अभी चल ही रहा है, लेकिन पहले इसकी जो बहुत महामारी एकदम आतंक हो गया था, लोग घबरा गए थे, डर गए थे, तो उस दौर में आपने किस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन किया? होता क्या कि हम निर्वहन आप तब करते हैं जब आपका मुखिया जो है उस आयाम को लेके किस प्रकार चलता है और सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जी। मुझे याद है कि 22 से 23 मार्च की बात थी और उस टाइम कोरोना जो है व्यापक रूप से फैल चुका था पूरे विश्व में और भारत में एंट्री हो रही थी। जी। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनता के साथ एक लगातार जुड़ के और नित्य नए मतलब कार्यों को जो करने की सलाह और जो एक आपदा को अवसर में बदलने की बात कही, तो हम लोगों के मन में एक उमंग जागा कि सही में कि किसी भी आपदा को हम अवसर कैसे बना सकते हैं। तो आपदा को अवसर हमने बनाया लोगों की सेवा करके, और पूरे इस कार्यकाल में संगठन ही सेवा करके हम लोगों ने आयाम चलाया और सेवा ही संगठन है करके काम किया। आपको सरकारी सहयोग ज़्यादा मिला या समाज का सहयोग ज़्यादा मिला? देखिए, सरकारी सहयोग जो आया वो बिल्कुल प्रशासन के रूप से चला, और जो हमारा सहयोग था वो हम सभी मित्रों ने मिलकर, लोगों ने मिलकर, जो इस समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो सक्षम व्यक्ति हैं, हम लोगों ने उनके सहयोग से, दोनों सहयोग से, और जो खुद बन पड़ा, इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारी कम था और ये कम था और सरकारी ज़्यादा था। प्रशासन ने प्रशासन के रूप में काम किया बड़ी ईमानदारी से। जहाँ लगी ज़रूरत, जैसे फूड पैकेट्स का वितरण था, तो स्वाभाविक है कि वो 2-4 आदमियों का काम नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक बड़ा संगठन चाहिए था, बड़े लोग चाहिए थे। तो सेवा भारती संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात इस काम में लगे कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये बेसिकली जो आपका एक युद्ध स्तर पे काम चला, वो कितने महीने चला या कितने दिन तक चला? जो फर्स्ट लॉकडाउन था हमारा, फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर थर्ड लॉकडाउन तक ये काम युद्ध स्तर पे चला। सामने देखिए। तो जो पहला हमारा जो लॉकडाउन था 23 मार्च के बाद से लेकर, और अगर हम बात करें तो मई तक जो है वो पूरा कार्यक्रम हमारा जो है बहुत युद्ध स्तर पे चला। जून जुलाई में हम लोगों ने जो है, क्योंकि उस टाइम तक क्या हुआ कि लोग समझ चुके थे, हमारी जागरूकता फैल चुकी थी, और हम लोग इसमें सक्षम भी हो पाए कि एक आज छोटी क्लास का आदमी भी, यानी कि अगर हमारा जो मजदूर समाज है, जो हमारा अंतिम समाज, जैसे कि हम अंत्योदय की, जिनको अंत्योदय करने की बात करते हैं जिनकी, उन सभी के साथ हम लोगों ने जो साझा किया अपना एक्सपीरियंस, तो आज मैंने देखा कि स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, इस महामारी को लेकर सभी जागृत हुए। और तो मतलब जून जुलाई के बाद तो लोगों ने खुद भी अपना केयर करना शुरू कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि जुलाई तक जो है ये युद्ध स्तर पर चला काम। तो जो कोरोना से हर एक को भय था, तो आपको खुद कितना भय लग रहा था, या आपकी टीम के मेंबर्स किस तरह से इसको हैंडल कर रहे थे? नहीं, भय बिल्कुल था। जिससे मिलने जा रहे थे उनको भी भय था, हम लोग जब घर वापस जाते थे तो घर में भय था। परंतु मैंने जैसा पहले कहा कि एक समाज सेवी परिवार से आने का फ़ायदा आपको ये होता है कि मेरी पत्नी भी इसी में लिप्त हैं। उन्होंने भी करीबन 1500 मास्क बना के एक संदेश दिया था, और उसके बाद महिला मोर्चा ने इस मास्क अभियान को बहुत तेज़ी से लिया, और आत्मनिर्भर भारत की जो बात हुई, तो मतलब घर में भय तो था, लेकिन किसी ने मना नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। तो इसलिए भय तो लगा नहीं ऐसा कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ योग सब सहज भाव से चला, या आपको कुछ बड़े लोगों से संपर्क रखना पड़ा? नहीं, बहुत सहज भाव से। जनरल वीके सिंह जी से आपको संपर्क रखना पड़ा, या कोई और बड़े नेता से संपर्क रखना पड़ा, या योगी जी को आपको संपर्क करना पड़ा, या आपका एक रूटीन में ही आपको सब सुविधा मिली? नहीं, रूटीन में सुविधा मिली। जनरल साहब, मुझे आज भी याद है कि जनरल साहब ने, जो हमारे सांसद जी महोदय हैं, जनरल साहब ने मुझे डे फर्स्ट एक जिम्मेदारी दी कि जितनी भी सरकारी रसोई चल रही है उसका निरीक्षण कार्य, और उसमें कैसा चल रहा है, फूड क्वालिटी क्या है। तो मतलब एक जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर हम लोगों ने काम किया। तो ऐसा किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब अपने आप लगे और सबके मन भाव था। क्योंकि होता क्या था कि मुझे काम करता हुआ देखकर दूसरे आदमी के अंदर एक इच्छा जागृत होती थी कि मुझे भी ये काम करना है। तो कुल मिला के मतलब ऐसा कहीं बहुत सहजता से सब कुछ काम हुआ। आप यूथ हैं जी, कितने यूथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने यूथ आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, या आपकी एक टीम है पूरी जो किसी भी काम में जुड़ जाती है ज़रूरत पड़ने पे? देखिए, ऐसे ही हम लोगों की करीबन 40-50 लोगों की टीम है, जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए विद इन आवर जो है जुड़ जाते हैं। और रही कितने लोग मोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेट का मैं एक्चुअली आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि अपने मुंह से मैं अपनी बात नहीं कह सकता।
बाकी ये कि अगर मैंने अच्छे काम किए हैं तो मोटिवेशनल ज़रूर हुआ होगा कुछ लोगों के लिए। और राजनीति है तो द्वंद्व और प्रतिद्वंद दोनों चलते रहते हैं आपस में, तो किसी को काम ज़्यादा करना अच्छा भी लगता है, किसी को ख़राब भी लगता है। परंतु मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे खास करके गाज़ियाबाद के बड़े नेताओं का, जितने भी हमारे मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका और मेरे मित्रों का मुझे बहुत सहयोग मिला। जी नहीं, जैसे कोरोना काल में मोदी जी ने ताली बजवाई, तो उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को मानसिक बल दिया, है ना। लेकिन यही बात राम मंदिर में जाकर पूरी नहीं हुई, क्योंकि राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ तो ऐसी सबके मन में बात थी कि भाई ये 300-400-500 साल के बाद ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया है, तो पूरे देश में दिवाली मननी चाहिए, दिवाली जैसा दिखना चाहिए। वो चीज़ नहीं आई, तो क्या मैसेज भेजने में कोई कमी हुई? मतलब अगर आप मेरा व्यू पूछें तो मेरे पास राम मंदिर वाले दिन वसुंधरा के कई व्यक्तियों का फ़ोन आया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए एक्चुअली बीमारी के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। कोरोना जो बीमारी आई, महामारी आई, इसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। और जब किसी की तैयारी नहीं होती है और उससे लड़ना होता है तो डे बाय डे प्लानिंग्स चेंज होती हैं, करनी पड़ती हैं, उनसे निपटना पड़ता है। जहाँ तक राम मंदिर की बात कहते हैं तो राम एक सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं के लिए नहीं, एक पूरे विश्व के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए तो स्पेशली कहूँगा, चाहे वो किसी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता हो, उसके लिए आराध्य हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कि उसमें खुशी नहीं हुई थी, खुशी तो हर घर में थी। और जहाँ तक दिवाली की बात है तो एक तरफ माहौल ऐसा चल रहा था कि किसी के घर में कोरोना की वजह से किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ दुख था, कई लोग बीमार पड़े हुए थे, तो उसमें हमने ये ज़रूर किया कि हमने पटाखे और ये सब नहीं पढ़ाए, लेकिन दीप प्रज्वलन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि वसुंधरा में तो मैं खुद उसमें उस दिन मैं शाम का था, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, आपको दिखाऊंगा। तो वसुंधरा में ज़रूर दिवाली बनी थी। और जहाँ तक आप बात करें तो जब वसुंधरा जैसी छोटी जगह में दिवाली बन सकती है तो और को तो मैं मतलब उस दिन मीडिया में तो सब जगह दिवाली दिखाई दे रही थी, लेकिन हो सकता है कहीं चूक हो। लेकिन जिस दिन राम मंदिर तैयार होगा शायद उस दिन इसका दुगना जोश आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम हम इस महामारी से निकल चुके होंगे, निपट चुके होंगे। जो आज सरकार के सामने विभिन्न समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, उनसे हम बाहर आ चुके होंगे, तो डेफिनेटली आपको जोश भी मिलेगा और वो देखने को मिलेगा। संगठन के लिए आपका क्या विज़न है? किस तरह से आप अपना सहयोग इसको बढ़ाने में, एक्सपेंड करने में, मजबूत करने में कैसे आप लगाना चाहते हैं? देखिए, संगठन कोई भी संगठन हो, उसको बढ़ाना बस मुझे एक मूल मंत्र जो मैंने अपने पिताजी से सीखा, अपने बाबा से सीखा, और मैं उसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि आप सब भी इस चीज़ को मतलब आगे तक पहुँचाएँ, लोगों को समझाएं। संगठन बड़ों को सम्मान कैसे दिया जाए और छोटों को उचित स्थान कैसे दिया जाए, आप ये काम दोनों करते जाइए। अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं जिन्होंने कि दिन रात एक करके इस पार्टी को आज प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया, उनको सम्मान देने में तनिक भी पीछे मत हटिए, पूरा अपने से ज़्यादा सम्मान उनको दीजिए और छोटों को उचित स्थान दीजिए, यानी युवाओं को उचित स्थान दीजिए। संगठन आपका दौड़ेगा, भागेगा, बढ़ते जाएगा। पार्टी में लोग कहते हैं वो लोग आते हैं जिनके कुछ हासिल करने की इच्छा होती है, तो आप क्या बनना चाहते हैं? ये सवाल आपने जो पूछा, ये सचमुच एक बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन मेरे पास कभी भी आया है तो मेरी मतलब बातें खिल जाती है, मेरा चेहरा मुस्कुराने लगता है। असल में मेरा संगठन में आने का लक्ष्य सिर्फ संगठन ही है। मैं संगठन को कैसे मजबूत दूं और कैसे एक मतलब हर एक में मेरी स्वीकृति हो, हर एक वर्ग में मेरी स्वीकृति, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो हमारे किशोर वर्ग हो, चाहे वो वृद्ध वर्ग हो, हर वर्ग में मेरी स्वीकृति हो। और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखे भी अटल जी जैसे लोग इसमें रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी स्वीकार्यता हर दलों में थी। तो मैं भी एक अपने आप को उसी तरह से देखना चाहता हूँ कि पार्टी के लिए एक दिन ऐसा काम कर सकूँ कि लोग ये कहें कि नहीं, मतलब संगठन में ये काम, इस काम के लिए भी लोग आते हैं। और यही है मेरा मन कि मतलब आगे बढ़कर मैं संगठन में जो भी मुझे स्थान मिले उसको मैं अपने पूरी तन्मयता से, पूरे अपने निस्वार्थ भाव से पूरा करूं। लेकिन हाँ, बिना किसी उसके तो कोई आता नहीं है, तो मेरा इतना ज़रूर है कि मतलब मैं ऐसा नेता बनूं या ऐसा लीडरशिप मैं क्रिएट करूं कि मेरी स्वीकार्यता हर समाज में, हर जगह पर, हर दिलों में हो। मेरा यही है। जी, आपने अटल जी का नाम लिया, उन्होंने अपनी सारी भावनाएं कविताओं के माध्यम से व्यक्त की हैं। क्या आपकी भी कोई टैगलाइन है? मैंने आपको टैगलाइन पहले ही बता दी कि वरिष्ठों का सम्मान, छोटों को उचित स्थान। एक आखिरी प्रश्न,
ये जो गाज़ियाबाद का इलाका है, यहाँ बिहार के बहुत ही सम्मानित लोग रहते हैं, उन सब लोगों का स्नेह प्रेम आपको मिलता है? सही बताऊं तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि मेरे राजनीतिक कैरियर के आड़े में मतलब ये झा सरनेम कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो अटकेगा जी। परंतु गाज़ियाबाद का मैं स्पेशली बताता हूँ। गाज़ियाबाद में मेरे अपने समाज के लोग, तो मैंने तो कभी समाज की राजनीति की नहीं अभी तक जी। मुझसे मेरे समाज के लोग नाराज इसलिए रहते थे कि तुमने अपने लोगों का ध्यान कम रखा। लेकिन मेरा ये उनसे कहना है और मेरा सबसे ये कहना है कि मुझे यहाँ पर राजनीति करते हुए या समाज सेवा करते हुए या संगठन का काम करते हुए इसलिए मज़ा आता है कि यहाँ पश्चिम के लोग, चाहे वो जाट समाज से हैं, चाहे वो गुर्जर समाज से हैं, चाहे वो ठाकुर समाज से हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हैं, उन सभी ने मुझे बड़ा प्यार किया है। और ये एक जो हमारी मन में एक होता है भाव आता है कि हम बाहर से आए हैं, तो पहली बात तो मैंने बताया कि आपको मैं 4 जनरेशन से हम लोग यहाँ पर हैं, तो मुझे तो कोई चाह के भी बाहर ही नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन जिस स्टेट से हूँ वही स्टेट बड़ा मतलब गौरवशाली स्टेट रहा है और शुरुआत कहीं से होती है। मैं कहता हूँ कि पृथ्वी जब परिक्रमा करती है ना, तो एक टाइम अंधेरा आता है और एक टाइम उजाला आता है, तो उसका बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है बिहार का। और मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ क्या क्या था, क्या क्या है और क्या क्या रहेगा। लेकिन हाँ, एक फेज़ आता है हर किसी का, एक बहुत लंबी पॉलिटिक्स वहाँ बहुत ख़राब रही, एक युग रहा बिल्कुल, जिसे मैं कहता हूँ लालू युग। उस युग में बहुत चीज़ें धरातल पर आई, शिक्षा तंत्र, सुरक्षा तंत्र, सब चीज़ें ध्वस्त हुई। लेकिन अब फिर से जो है वो पटरी पकड़ रहा है और पूरा भारतवर्ष एक अखंड भारत की जो कल्पना करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा अखंड भारत की कल्पना करती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो यहाँ बहुत आनंद आता है, मेरे अपने लोग भी और जो यहाँ के लोग हैं वो मुझे अपने से ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि माँ से ज़्यादा मौसी प्यार कर देती है, तो मुझे तो ऐसा ही प्यार मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं बहुत आभारी हूँ गाज़ियाबाद के लोगों का, पश्चिम के लोगों का। और अपने लोगों का तो कहते हैं अपने बेटे को अगर माँ बाप ही बेटा कहते ना प्यार से बुलाए तो दूसरे का तो मुंह जला नहीं हुआ कि हाँ उसे बुलाएगा कि हाँ। तो मुझे तो अपने भी बाबू कहते हैं और दूसरे भी बिहारी बाबू कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न कि कौन सी समस्या यहाँ की मेजर है इस एरिया की, जिसको आप सुलझाना चाहोगे आने वाले दिनों में? अगर मेरी आप पूछें तो मैं मतलब बिल्कुल पार्टी के दृष्टिकोण से हटके आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बच्चों के खेलने के लिए मुझे कोई भी एक उचित स्थान नहीं मिलता। और मैं कहता हूँ कि खेलेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, स्वस्थ कैसे रहेगा इंडिया। तो मेरे को सबसे पहले अगर मौका मिला कभी तो मैं चाहूँगा कि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ढेर सारी जगह हो, जहाँ बच्चे अपना हुनर, बच्चे अपनी प्रतिभा, क्योंकि हम लोगों को अब उससे निकलना पड़ेगा कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। हमें याद है बचपन में हम जब पिटाई खाते थे तो बोलते कि भाई खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब। तो हम उस भ्रांति को दूर करते हुए मैं चाहता हूँ कि जितना खेलेगा इंडिया उतना स्वस्थ रहेगा, उतना बढ़ेगा इंडिया। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, ये हैं संजीव झा, बिहार की धरती के नूर। और बिहार की धरती आप जानते हैं जहाँ राजनीति, 10 साल का बच्चा भी आपको पूरी राजनीति पढ़ा देगा, यानी राजनीति की धरती, उस धरती को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और विचार आपने इनके सुने, भविष्य के सपने आपने इनके सुने कि क्या करना चाहते हैं, ये बच्चों में काम करना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।